हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स इंडिया। मैं सतीश कुमार। आज मैं आपके सामने जनरल साइंस के जनरल फिजिक्स के 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिन क्वेश्चंस के बारे में शायद ही आपको पता हो। आप सब किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको 10 ऐसे क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको शायद नहीं पता हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि इस चैनल पर हर इन्फॉर्मेशन अब आपके लिए कुछ खास और नई होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जब किसी तारे में हाइड्रोजन कम हो जाती है तो इसकी बाहरी सतह में क्या चेंज आता है? तो उसके ऑप्शन हैं आपके पास। चपटी हो जाती है उसकी बाहरी सतह, या फट जाती है, या फूलने लग जाती है, या पीली हो जाती है। तो आप इन चारों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसका ऑप्शन वो ये है कि जब किसी तारे में हाइड्रोजन कम हो जाती है तो उसकी बाहरी सतह फूलने लग जाती है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और जब ये फूलने लग जाती है तो इसका कलर है वो रेड हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। और रेड कलर होने की वजह से ऐसे तारे को लाल दानव तारा भी बोल देते हैं, लाल दानव तारा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाल दानव तारा क्या होता है, लाल दानव तारा क्या होता है। आप ये बता सकते हो कि जब भी किसी भी तारे के अंतिम समय की पहली जो प्रक्रिया होती है, जो पहली स्टेज होती है, उस स्टेज में तारे की बाहरी सतह फूलने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो लाल हो जाता है। और इस कारण इसे लाल दानव तारा हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ण क्रम के आधार पर तारों को कितने वर्गों में बांट दिया गया है? वर्ण क्रम के आधार पर तारों को कितने वर्गों में बांट दिया गया है? तो ये आप बता सकते हो। ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। बताओ। तो इसका सही ऑप्शन है 7। यानी कि वर्ण क्रम के आधार पर तारों को 7 वर्गों में बांटा गया है। और ये 7 वर्ग कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। A, B, O, F, G, K और M, ये सारे 7 वर्ग हैं। और अगर मैं कहूँ कि सूर्य का कौन सा वर्ग है या सूर्य किस वर्ग में आता है, तो वो है आपका जी वर्ग में। ठीक है, सूर्य आता है जी वर्ग में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो अगला क्वेश्चन है अपना कि ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में चमकता रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में, हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है। और इसका सही ऑप्शन उत्तर है। क्यों चमकता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ध्रुव तारा है वो हमेशा नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर स्थित होता है, या उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल ठीक ऊपर होने के कारण ये हमेशा एक ही दिशा में दिखाई पड़ता है, और वो है उत्तर दिशा में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, जब सूर्य पर काला धब्बा दिखता है तो पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास चुंबकीय झंझावात, चुंबकीय विखंडन, गामा किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें। तो इसका सही ऑप्शन है वो है चुंबकीय झंझावात। और इसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है चुंबकीय झंझावात। तो आप को मैं बता दूं कि जो अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर है, यानी कि जो अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र है, उसको सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कुछ इंटरफेयर करता है। और इस वजह से जो भी अर्थ पर जितने भी तार, रेडियो, टीवी वगैरह हैं, इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और ये इसका मेन कारण है कि चुंबकीय झंझावात। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। कौन सी चीज है जो
वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको पता है कि अगर वस्तु की मात्रा चेंज कर दें तो भार बिल्कुल परिवर्तित होगा, आयतन भी परिवर्तित होगा और द्रव्यमान भी परिवर्तित होगा। तो कौन सी चीज़ है जो नहीं होगी? वो है घनत्व। ठीक, वो है आपका घनत्व। तो घनत्व किसी भी चीज़ का अपरिवर्तित रहेगा अगर आप उसकी मात्रा को चेंज करते हो तो। लेकिन फ़र्क ये होना चाहिए, या मेन बात ये होती है इसमें कि जो वस्तु है वो एक ही टाइप की होनी चाहिए। जो आप किसी भी वस्तु की मात्रा को बदलते हो तो मात्रा बदलने पर वस्तु एक ही टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, वो ये है कि रबड़ के गद्दे पर बैठने से उसका आकार बदल जाता है, तो ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी बताओ? गतिज ऊर्जा बिल्कुल नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, संचित ऊर्जा बिल्कुल नहीं होगी, विखंडन ऊर्जा भी बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका सही ऑप्शन है वो है गतिज स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले, तो इसका सही ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा एक समान रहती है, दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है या तीन गुनी हो जाती है? तो आपको पता है कि जो गतिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि उसका होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर होता है। जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हो वी की, तो उससे आपके पास निकल के आता है कि जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, 4 गुनी हो जाती है। इसका फॉर्मूला आपको बता दिया कि हाफ एम वी स्क्वेयर होता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि साइकिल के अगले पिछले पहिए पर घर्षण बल क्रमशः किस दिशा में लगेगा? तो ऑप्शन है आगे पीछे, पीछे आगे, ऊपर नीचे या दाएं बाएं। तो आपको सही ऑप्शन बताना है और सही ऑप्शन है इसमें पीछे आगे। ठीक, सही ऑप्शन है पीछे आगे। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि जो अगला पहिया होता है किसी भी साइकिल का, ठीक है, अगला पहिया जो होता है किसी भी साइकिल का, उसमें पीछे की तरफ लगेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल, और पीछे की तरफ, और जो पिछला पहिया है उसमें आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं और ऑप्शन में हमेशा गलत करके आते हैं 90%। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो मैं आपको बता दूं कि ध्वनि की चाल है वो दाब पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अगर ध्वनि की चाल दाब पर डिपेंड नहीं करती तो इसका सही ऑप्शन जो है वो होना चाहिए 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इसका सही ऑप्शन है ये। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आपको किसी भी सरल लोलक का मतलब सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा होगा, और उसका जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, वो होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रख के देखते हो 4%, आप मान लो इसकी लेंथ फिलहाल है 100 मिलीमीटर। ठीक है, 100 मिलीमीटर आप इसको मान सकते हो, और उसके बाद में आप इसमें रख के देखना 104, तो आपको पता चलेगा कि जो टाइम पीरियड है वो 2% बढ़ जाएगा, 2%। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा।